नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपके सिलेबस का सभी टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाता है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है। दोस्तों टॉप 15 सेट का यह सेट नंबर 8 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस का स्टार्ट होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। तो इसका आंसर है दोस्तों जड़। अगर मूंग या चना को छोड़ देंगे तो सबसे पहले दोस्तों जड़ ही अंकुरित होगा, तुरंत तना थोड़ी ना हो जाएगा, या तो पत्ता होगा या तो फल, ये सब नहीं होगा, तो जड़ ही होगा। इसका आंसर जड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल होता है, यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 दिन से कम। और RBC का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन। दोस्तों परंपरागत स्रोत यानी कि गैर नवीकरणीय स्रोत, परंपरागत स्रोत को गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं और गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। उल्टा हो रहा है, देखिए, परंपरागत स्रोत को गैर नवीकरणीय और गैर परंपरागत को नवीकरणीय स्रोत कहेंगे। दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि परंपरागत स्रोत जो है ना, वो समझिए कि बाप दादा की संपत्ति है जो समाप्त हो जाएगा, जो समाप्त हो जाए, और गैर परंपरागत स्रोत ईश्वर का दिया हुआ संपत्ति है जो समाप्त ना हो। जैसे ऑप्शन में देखिए, ये सब जो है सौर ऊर्जा, ये ईश्वरीय संपत्ति है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। सौर ऊर्जा हो गया, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा ऊर्जा हो गया, भूगर्भीय ऊष्मा ऊर्जा हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और जैसे कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये समझिए कि आने वाले दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये परंपरागत स्रोत है कौन, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका आंसर है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला और पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों इसका नाम हेली नेशनल पार्क भी है और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है, ये याद रखना है दोस्तों। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और ये बांधवगढ़, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। दोस्तों लाल आंकड़ों से पूछ देगा, कभी कभी रेड डाटा बुक पूछेगा। सिंपल याद रखना है दोस्तों, रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय पौधे और जानवरों का लेखा जोखा रहता है। रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय पौधे और जानवरों की उसमें डाटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट का मतलब है दोस्तों कि जो समूह में रहे, झुंड में जो रहता है वो सामाजिक कीट कहलाता है। जैसे सामाजिक कीट में आपका हो गया मधुमक्खी, ये रहता है, चींटियाँ, ये सब समूह में रहता है। दीमक भी झुंड में रहता है, ये झुंड में नहीं रहता है। सामाजिक कीट नहीं है भृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप उसको कभी नहीं पढ़ें, लेकिन आपका माइंड अगर तेज है तो उसको आंसर आप टिक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। अब वह कौन सा विधि है जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। ये क्वेश्चन और आंसर आप नहीं जानते, लेकिन इसको ऑप्शन को पढ़िए, फिर अपना दिमाग लगाइए आंसर क्या होगा दोस्तों।
कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। क्वेश्चन सिंपल सा है कि कौन मच्छरों को प्रजनन को नहीं रोकती है, तो ऑप्शन ये है। और बी में है तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। ऑप्शन सी है मच्छरदानी का प्रयोग करें। और डी में है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह कूलर के पानी अगर छोड़ देते हैं तो मच्छर क्या है, प्रजनन होगा। तालाब और पानी के इकट्ठा में वहाँ भी मच्छर प्रजनन होगा। और डी में है किसी भी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया वहाँ भी मच्छर होगा। तो दोस्तों सी में है कि मच्छरदानी का प्रयोग करके क्या हम लोग मच्छरों के प्रजनन को रोक सकते हैं? नहीं, मच्छरों को सिर्फ रोक सकते हैं, वो काटेगा नहीं, लेकिन मच्छरों के प्रजनन को मच्छरदानी से हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। ये माइंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली करने का मतलब दोस्तों आप देखते होंगे गाय भैंस को जो मुंह हमेशा चलाते रहता है वो जुगाली होता है। तो कौन सा पशु इसमें से है जो कि जुगाली नहीं करता है? दोस्तों जुगाली आपका गाय करता है, हिरन करता है, भैंस करता है, सुअर को आप कभी जुगाली करते हुए नहीं देखे होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मल्चिंग क्या होता है कि मिट्टी के नमी के संरक्षण, मिट्टी के उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। तो मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश वंश का नाम कुकुरबित्ता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है कद्दू। कद्दू के वंश का नाम है कुकुरबित्ता। कद्दू के वंश का नाम है कुकुरबित्ता। दोस्तों आलू, बैगन और टमाटर ये तीनों के वंश का नाम है दोस्तों सोलेनेसी। सोलेनेसी वंश का है आलू, बैगन, टमाटर तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषताएं नहीं है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह अकार्बनिक पदार्थों से बना है। यह विशेषता मिट्टी की नहीं है क्योंकि मिट्टी जो है ना खनिजों से बना है। और मिट्टी की ये विशेषता है कि यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है। यह दानेदार पदार्थों की एक पतली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 53 विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। एक और है बाई नेचुरल सिलेक्शन, इसके भी लेखक है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों और मैडम क्यूरी के बारे में जानते हैं दोस्तों आप। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कि सूत्र होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर है।
ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो एनाटोमी। अगर इंग्लिश भी अगर जानते हैं आप दोस्तों, तो एनाटोमी का मतलब ये होता है शरीर रचना विज्ञान। एनाटोमी इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी होता है शरीर रचना विज्ञान। तो एनाटोमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बंगाल टाइगर को वर्ष डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। दोस्तों 1972 से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है और पूछा जाता है आपको कि वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। ये भी रिलेटेड है इसी से। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया? 1972 को। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो साइट्रस कैंसर कैसे होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से साइट्रस कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ जहरीला पौधा नहीं है? तो इसमें से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसिना। ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है। बाकी ये पाथोनियम और नेरियम ओलियंडर और कैलोट्रोपिस ये सब जहरीला पौधा है। ड्रेसिना जहरीला पौधा नहीं है। ड्रेसिना को दोस्तों ड्रैगन ट्री के रूप में जाना जाता है। यह पौधा जो होता है ना ड्रेसिना, ये पौधा घर के अंदर के हवा को शुद्ध बनाने में मदद करते हैं और इसे मतलब घर में लगाया जाता है दोस्तों। इसे शोभा, घर की शोभा भी बढ़ाते हैं। यह वो ड्रेसिना पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेंड्रोन और एक्सोन किसके भाग है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तंत्रिका तंत्र के भाग है। डेंड्रोन और एक्सोन तंत्रिका तंत्र के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमिन पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाज रोग जो एक्जिमा होता है का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों खाज एक्जिमा अक्सर आप जानते होंगे कि ये खुजली होता है, ये हाथों में कहीं हो गया, पैर में हो गया, तो ये त्वचा से संबंधित है दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन है। खाज एक्जिमा कहाँ होता है? त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन एक अस्थायी तरीका नहीं है? कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन एक अस्थायी तरीका नहीं है? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? जलाना। कोई भी चीज़ को जैसे जलाना वो अस्थायी प्रबंधन का तरीका नहीं है। ठीक है, ये पुनर्चक्रण और ये भस्मीकरण और भूमि भराव ये अपशिष्ट प्रबंधन का अस्थायी तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है? इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, खरगोश जो है शीत रक्तक नहीं है खरगोश। बाकी शीत रक्तक जो कोल्ड ब्लडेड है, मेढक, शार्क, मगरमच्छ जो है शीत रक्तक है। दोस्तों शीत रक्तक का मतलब होता है ना कि वैसे जानवर जो बाहरी पर्यावरण तापमान के अनुसार अपना तापमान बदल लेता है, वो हो गया कोल्ड ब्लडेड प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? अब बताइए दोस्तों। इसका सिंपल है क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, स्टेपिज हड्डी उसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रकाब हो गया। और सबसे लंबी ये बड़ी हड्डी हो गई फीमर जो कि जांघ में होता है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ओब्लोगोंटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों मेडुला ओब्लोगोंटा जो है ना अनैच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अनैच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेडुला ओब्लोगोंटा द्वारा नियंत्रित होता है खांसना, छींकना और उल्टी करना।
ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होता है, ये अनिच्छिक क्रिया नहीं है, ये जब मन हुआ आप ताली बजा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। ठोस की विशेषता नहीं है, इसे ऑप्शन आप जैसे पढ़ेंगे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नहीं है। ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वो कठोर होते हैं, ये सही है दोस्तों। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, स्वाभाविक ही टूट सकता है, अधिक बल लगाएंगे कोई भी ठोस टूट जाएगा, ये सही है। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। आसानी से ठोस है ना, तो आसानी से उसे नहीं किया जा सकता है। और ठोस का एक निश्चित आकार, आयतन भी होता है निश्चित और आकार भी निश्चित होता है, ये सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ठोस की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो अनुवांशिक रोग नहीं है कौन सा दोस्तों, तो रतौंधी ये मालूम है आपको कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये क्या हो गया, अनुवांशिक रोग नहीं है। ये हीमोफीलिया, वर्णांधता जो कि कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और रंजकहीनता, ये अनुवांशिक रोग है ये सब। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो गया फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने ही डीएनए को सबसे पहले अलग किया था दोस्तों। यहाँ एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है आपसे कि डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किसने दिया, तो द्विकुंडलित तो दो नाम आएगा दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक। द्विकुंडलित संरचना किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1.5 से 2, यानी 1.5 से 2 के बीच होता है अमाशय की पीएच जो श्रेणी होती है दोस्तों। अमाशय में जठर रस होता है, अमाशय में जठर रस होता है जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। स्वजीव उत्पादक कहलाता है, अब परोपजीवी ये उपभोक्ता कहलाता है, और मृतोपजीवी ये विबंधक कहलाता है। ये सुमेलित नहीं है। तृणभक्षी जो है ये गौण उपभोक्ता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि टिटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। टिटनस को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो टिटनस को लोकजा के नाम से जानते हैं। टिटनस को लोकजा के नाम से जानते हैं दोस्तों। टिटनस बीमारी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम का चयन कीजिए, इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आहार है, भोजन है, पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत और फिर बृहदांत्र में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टॉर्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्चे आमों में और अंगूरों में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है, कच्चे आमों और अंगूरों में। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है दोस्तों। टॉर्टेरिक अम्ल जो है कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ जब आता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछता है आपसे, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए।
आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1902 ईस्वी में सीताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? 1902 ईस्वी में सीताब दियारा में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है दोस्तों, लोकमान्य। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों। लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो, इसे इस तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। लोकमान्य, मान्य है ना इसमें, तो मान सम्मान किसी को करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं ना, मान सम्मान करते हैं तो तिलक लगा कर करते हैं। तो लोकमान्य जब भी आएगा तो तिलक को मारना है, बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक तो अपना जयप्रकाश जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है रूपांतरित चट्टान है। स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है दोस्तों। स्लेट जो है ना वो सेल एक चट्टान है, अवसादी चट्टान है, उसका रूपांतरित रूप है स्लेट, सेल। दोस्तों चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टान, और तीसरा हो गया रूपांतरित चट्टान। ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अबरख के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में अबरख का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर है बिहार और झारखंड। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो वह है आंध्र प्रदेश। अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, भागीरथी, महानदी, कृष्णा और चंबल। तो हीरा कौन पहनता है? महान लोग। हीरा कौन पहनेगा? महान लोग। इसका आंसर क्या होगा? महानदी, जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड प्रोजेक्ट और महानदी ये उड़ीसा में है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? किस देश को कहते हैं दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का देश? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे को कहते हैं। इसे ऐसे याद रखना दोस्तों, मध्य रात्रि को जैसे कि मिड नाइट, नाइट नॉर्वे, नाइट नॉर्वे ये हो गया। और जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये सारे चीज़ याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे तो क्वेश्चन और आंसर हमेशा याद ही रखना चाहिए। सत्य शोधक समाज जैसे क्वेश्चन आए तो ज्योतिबा फूले दिमाग में आ जाना चाहिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर चलो, यानी कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दोस्तों एक है वेदों की ओर लौटो और एक इसी तरह है प्रकृति की ओर लौटो, तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा दिया था रूसो ने, और वेदों की ओर लौटो तो वेदों दयानंद, वेदों दयानंद, ऐसे याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया? दोस्तों 2 चीनी यात्री है जो भारत आया था, एक फाहियान एक हुएनसांग। तो अगर आप पढ़े हैं, कभी कन्फ्यूजन हो भी जाए तो दोस्तों ऐसे याद रखना है हर्षवर्धन हुएनसांग, हर्षवर्धन हुएनसांग, ये दोनों रिलेट कर लेना नाम से ही। हर्षवर्धन के समय हुएनसांग आया था, हर्षवर्धन हुएनसांग, जो कि दोस्तों हुएनसांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, और ये भी याद रखना है दोस्तों कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। तो कन्फ्यूजन दूर कैसे करना है दोस्तों? महावीर स्वामी का था 540 और इनका है 563 ईसा पूर्व। तो दूर ऐसे करना है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध यदि गौतम बुद्ध भी कहते हैं तो इसको ऐसे रिलेट कर लेना, गौतम 63, गौतम 63 ऐसे रिलेट कर लेना है तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं भी रहेगा। गौतम बुद्ध, गौतम 63 यानी 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों ये 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आपको बताते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, फिर 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। अब देखिए कि कौन कौन भाषा कब जोड़ा गया। देखिए 14 भाषा था, 14 भाषा के बाद एक भाषा जोड़ा गया था 67 में, 1967 में। यही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। तो इसको ऐसे याद करना है, सिंधी 67। ऑप्शन में कई चीज़ रहेगा, मान के चलिए 68 रहे, 70 रहे, 1992 रहे, 2003 रहे, लेकिन सिंधी 67 ऐसे याद कर लेना दोस्तों, रिलेट करके तो आपको याद रहेगा। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। एक भाषा हो गया, 8 भाषा जोड़ा गया था, तो एक भाषा हो गया ये। फिर 1992 में जोड़ा गया था दोस्तों 3 भाषा को। तो 3 भाषा वो कौन कौन सा है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसे कैसे याद रखना है दोस्तों? तो इसको याद रखना है नमक। 3 भाषा ये हो जाएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 1992 में जोड़ा गया था। टोटल अभी 4 हो गया, सिंधी 67 और ये नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में 4 हो गया। और 4 भाषा को दोस्तों 2003 में जोड़ा गया था। वो 4 भाषा ऐसे याद रखना है, बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली। तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि मैथिली को कब जोड़ा गया? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है। कुंवर सिंह का संबंध बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। जो 1857 की क्रांति में बिहार से या जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ही किए थे, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कितने बार ये मुख्यमंत्री रहे? तो दोस्तों यह 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे भोला पासवान जी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यही भोला पासवान जी थे दोस्तों। ये 1968 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सासाराम में किसका मकबरा है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कई एग्जाम में, इसलिए इसे याद रखना है। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था तो बिहार का पुनर्गठन हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिहार की स्थापना कब हुआ? तो 22 मार्च 1912। ये याद रखना दोस्तों, बिहार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों भारत, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पटना। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन्यात सेन किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से। दोस्तों सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये याद रखना दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों पिछले किसी सेट में आया था कि जो मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो उसका आंसर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या तो अन्य न्यायाधीश, यही है जो कि बन सकता है विश्व जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र, ये याद रखना दोस्तों। अब रही बात ऑप्शन में अगर दिया है कि दिवस के बारे में, तो दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, कब प्राप्त करते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है मुख्यतः शीतकालीन महीनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो प्रवालों से निर्मित कौन है दोस्तों? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल से निर्मित द्वीप है एक। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों भारत की सीमा ये पश्चिम में अरब सागर ये स्पर्श करता है और ये दक्षिण साइड में हिंद महासागर भी करता है। भारत की सीमा से पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी भी स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सह्याद्री भाग है। दोस्तों पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, ये याद रखना दोस्तों। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार दोस्तों झारखंड में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना कौन है दोस्तों? जून। दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन योग दिवस मनाते हैं हम लोग 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना किसके तट पर है स्थित दोस्तों? गंगा नदी के तट पर है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। ग्लोब यानी कि ये विश्व का, पृथ्वी का जो चित्र हो गया। भूमध्य रेखा दोस्तों इसको कहते हैं, अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये बीच में रहता है दोस्तों, इसको तो 2 समान भागों में बांटता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज समान अर्धगोलों में बांटता है, आधा इधर आधा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? बिहार से होकर, तो ऑप्शन में गंगा है, तो सोचना ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने कराया था?
तो इसका आंसर है दोस्तों अशोक ने कराया था। दोस्तों यहाँ एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका आंसर क्या होता है, सारनाथ। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो इसलिए ऐसे याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया। और पहला उपदेश तो याद रहता ही आपको, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो मनरेगा का उद्देश्य है दोस्तों परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ये उद्देश्य है। और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, यह भी है। और जल प्रबंधन करना, यह भी है। इसका आंसर हो गया उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, तो इसका आंसर क्या है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन में मास्की है, तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। और 13वां अभिलेख में क्या है दोस्तों, ये कलिंग युद्ध का वर्णन किस में, 13वां शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ पौधे जो कट जाते हैं, ये भी कारण है। और नदी तल का गाद, यानी उपर्युक्त सभी बाढ़ आने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है दोस्तों, तो मासिनराम में। मासिनराम कहाँ है दोस्तों, तो यह है मेघालय में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो लेह, वो लद्दाख में है। लद्दाख की राजधानी है लेह। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के प्रकाशित किया गया था, इसका आंसर क्या है दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों बेस्टिल डे परेड कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रांस में। बेस्टिल डे परेड फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी। द हेराम्बी फैक्टर पुस्तक किसने लिखा दोस्तों, तो इसका आंसर है श्री गुरजीत सिंह ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है। अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला की सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों अबेई में। अबेई अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन स्विच E1V22 के नाम से किया गया, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है रेना बरनावी। रेना बरनावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया। पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया, तो संपना रमेश सेलार ने बनाया। संपना रमेश सेलार ने बनाया, जो कि भारतीय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुबती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो कितने कलाकारों ने भाग लिया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 11,304। 11,304 कलाकारों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निशा दहिया ने जीता। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि निशा दहिया किस से खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है, ये याद रखना है दोस्तों। दोस्तों सेट नंबर 8 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो इसका आंसर है दोस्तों बख्तियार खिलजी। और आज का क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।